नमस्कार, स्वागत है आपका डायलॉग @ न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान और मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक विजय होंगे। और इस डायलॉग @ न्यूज इंडिया में हम तमाम देश के उन सांसदों को बुलाकर आपके लिए न्यूज इंडिया के इस बड़े मंच पर लेकर आए हैं ताकि आपको 2024 के लोकसभा में जो गणित, जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी रचने वाली है या फिर दूसरी पार्टियों की क्या रणनीति होगी, उस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान फिलहाल स्टूडियो में आपको मौजूद नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले स्वागत कीजिए राजवीर सिंह, सांसद हैं एटा से, कल्याण सिंह के बेटे हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। उसके बाद हमारे साथ घनश्याम लोधी जी हैं, सांसद हैं रामपुर से। आजम खान के गढ़ में अगर सेंध लगाने का काम किसी ने किया है तो घनश्याम लोधी जी ने किया है। अभिषेक, बिल्कुल, तो आज ये मंच जो है वो सिर्फ और सिर्फ चर्चा के लिए है, जहां हम चर्चा करेंगे कि एक तरफ तो बात हो रही है मोदी के गारंटी की और इसी को लेकर के बीजेपी मैदान में 2024 के लिए उतरने वाली है, लेकिन विपक्ष का क्या होगा। INDIA अलायंस एक तरीके से आकार तो ले रहा है। जब कांग्रेस के भी सांसद यहां होंगे उनसे वो सवाल भी पूछेंगे। फिलहाल हमारे साथ दो खास मेहमान बीजेपी के दोनों सांसद हमारे साथ हैं, जैसा प्रीति ने भी बताया। चलिए ज्यादा समय नहीं लेता हूं और सीधे हम इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले राजवीर जी, बहुत स्वागत आपका। और जानना यह चाहेंगे क्या 2024 की तैयारी इसी से हो रही है कि मोदी की गारंटी चलने वाली? धन्यवाद अभिषेक जी और धन्यवाद न्यूज इंडिया का कि आपने यहाँ आने का अवसर दिया। 2024 की जो तैयारी चल रही है ये कहना गलत है। हमारा भाजपा में एक चुनाव होता है और दूसरे चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और 24 की जो तैयारी चल रही है ये पिछले लगातार 4.5 साल से चल रही है। और जो मोदी की गारंटी की गाड़ी और योजनाओं से संबंधित जो गांव-गांव में गाड़ियां जा रही हैं उसका विशेष रूप से सब लोग स्वागत कर रहे हैं और उसका अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। आपको आपके क्षेत्र में राजवीर जी राजू भैया के नाम से भी बुलाते हैं सब, इसके पीछे का कारण ज्यादा आपके साथ जो आपके क्षेत्र की जनता है ज्यादा वोकल आपके नाम राजवीर सिंह के साथ है या फिर राजू भैया के साथ? राजवीर सिंह जी के नाम से तो मुझे बहुत कम लोग जानते होंगे, राजू भैया के नाम से ही ज़्यादा जानते हैं। यही मेरी पूंजी है। और मैं देहात में भी जाता हूं तो जो बच्चे लोग होते हैं वो भी तू करके बात करते हैं कि राजू आ गया, राजू आ गो। मतलब ये मेरी पूंजी है, ये प्यार है और यही कारण है कि हम पिछले लगातार 40-45 साल से राजनीति में हैं। ठीक है, हमारे साथ घनश्याम लोधी जी भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस बड़े मंच पर घनश्याम जी। साथ ही डायलॉग @ न्यूज इंडिया की हम बात करते हैं तो डायलॉग का मतलब ही होता है कि आप अपनी बात आपकी पार्टी के बारे में, आपकी रणनीति के बारे में, साथ ही भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल देश में जिस तरीके से विकास की रफ्तार को आगे बढ़ा रहे हैं, इन सब पर हम बातचीत करेंगे। शुरुआत करेंगे आपसे। रामपुर से आप सांसद हैं और कहा जाता है कि आजमगढ़ में अगर किसी ने सेंध लगाया था तो सबसे पहला नाम आपका आता है घनश्याम लोधी का। कितना मुश्किल रहा और कैसे आपने रणनीति बनाई और रामपुर जैसे सीट पर भारतीय जनता पार्टी को आपने काबिज किया? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं और हम ये नहीं देखते हमारे सामने कौन चुनाव लड़ रहा है, कौन नहीं लड़ रहा है। फिलहाल जो भी था पूरी कोशिश से हमने भी चुनाव लड़ा, उन लोगों ने भी लड़ा। कहने को हमारा मुस्लिम बाहुल ज़िला है और मुस्लिम बाहुल ज़िले में कठिन तो है चुनाव, लेकिन आमने सामने का चुनाव था और 2022 में हमने चुनाव जीता। लेकिन लोग कहते हैं कि समाजवादी का गढ़ है वो, लेकिन गढ़ कहना गलत है क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में किसी का गढ़ नहीं होता। जनता निर्णय करती है कौन अच्छा है हमारे लिए, कौन बुरा है। और जनता ने 2022 में वो चुनाव हो रहा था उसमें निर्णय कर लिया है और माननीय मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और वहाँ कमल खिलाने का काम किया। आपने कहा गढ़ नहीं है समाजवादी पार्टी का। मैं जो सीट का समीकरण आपको बता देती हूँ। मुस्लिम मतदाताओं की जो संख्या 50% है पूरे इलाके में, रामपुर सीट पर 63%, स्वाड़ सीट पर 55% और चमरोवा सीट पर 53% मुस्लिम मतदाता, बिलासपुर सीट से 33% मुस्लिम मतदाता आते हैं। तो ऐसे में इन 50% पूरे मतदाताओं को आपने साध कैसे लिया? क्योंकि खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है कि ये हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। ऐसे में अपने आप को काबिज करना, भारतीय जनता पार्टी के परचम को वहाँ लहराना, अगर कुछ बोल पाए।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के लिए काम करती है और उसमें हिंदू मुसलमानों ने सबने मुझे साथ दिया, क्योंकि उपचुनाव जब मैं लड़ा तो हिंदुओं ने भी वोट दिया, मुस्लिमों ने भी वोट दिया। बहुत सारे बूथ ऐसे हैं जहां हमारे हिंदू नहीं है और सारे मुस्लिम के मुस्लिम हैं पूरे बूथ पर, लेकिन वहां पर भी हमें वोट मिले। तो सबका वोट हमें मिला है और वही जीत का परिणाम रहा। वो भ्रम क्या अब विपक्ष का टूटा है, जो एक तरीके से कहा जाता था कि मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो बिल्कुल भी बीजेपी को वोट देंगे ही नहीं। विपक्ष का वो भ्रम अब कम से कम जो आपने नारा दिया सबका साथ सबका विकास, उस नारे ने तोड़ा है। देखिए, विपक्ष हमेशा गुमराह करता रहा मुस्लिम मतदाता को, एक भय दिखाकर भाजपा का कि भाजपा आ जाएगी आपको नुकसान करेगी। लेकिन इन 9 सालों में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, माननीय योगी जी के नेतृत्व में हमारे उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है, तो सब लोगों ने देख भी लिया और समझ भी लिया, और जो भय का माहौल बना रखा था लोगों ने वो ख़त्म हो गया है। क्योंकि माननीय मोदी जी हों चाहे माननीय हमारे योगी जी हों, सबको साथ लेके चल रहे हैं। हमेशा ये आरोप लगाते हैं भय का माहौल भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बनाती है, अखिलेश जी आरोप लगाते हैं। देखिए, भय का माहौल तो देखा जाए तो सपा गवर्नमेंट में होता था, क्योंकि ठेकेदारी उसमें होती थी। रामपुर जैसी जगह, एक से वहाँ पर स्टेट है समझो रामपुर, दूसरे की वहाँ नहीं चलती थी, लेकिन जो वहाँ के नेता थे उनके कहने में पूरा प्रशासन चलता था, पूरा शासन चलता था। लेकिन सरकार चेंज होने के बाद में बहुत कुछ चेंज हुई है। वहाँ के जनता ने जो भय का माहौल था वो ख़त्म हो चुका है। और आज आपने देखा होगा, हम उपचुनाव जीते लोकसभा का, उसके बाद विधानसभा का उपचुनाव हुआ, उसके बाद फिर विधानसभा का चुनाव हुआ टांडे का, स्वाट टांडा। हम तीनों की तीनों सीटें वहाँ से जीते और 2024 आपके सामने है, आप सर्वे करा लीजिए। आज हिंदू मुसलमान सब भाजपा के पक्ष में गीत गा रहे हैं। 24 में कौन कौन से मुद्दे, राजवीर जी, 24 में कौन कौन से मुद्दे को लेकर के बीजेपी मैदान में उतरेगी? क्योंकि आजकल हम जब भी सोशल मीडिया पे जाते हैं, एक स्लोगन है मोदी की गारंटी, ये जमकर चल रहा है, और क्या यही इस बार का मुद्दा भी होगा? देखिए, माननीय मोदी जी ने, हमारी सरकार ने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। आप आंकड़े उठा के देखिएगा कि जो चुनाव 2014 में हुआ था, उससे भी बड़ी सफलता हमको 2017 के चुनाव में मिली, और उससे भी बड़ी सफलता हमें 19 के चुनाव में मिली, उससे भी बड़ी सफलता हमें 22 के चुनाव में मिली, और उससे भी बड़ी सफलता हमको 24 में मिलने वाली है। और हमारे सामने कोई भी पार्टी प्रतिद्वंदी के रूप में नहीं है। हम तो अपने रिकॉर्ड अपने आप ही तोड़ते हैं। और इस बात देखिएगा कि भाजपा 2024 में 400 प्लस होगी, 400 पार करने का इस बार यस। और सबका साथ सबका मोदी का जो नारा दिया था, और आप कह रहे हैं मोदी की गारंटी की गाड़ी, देश के प्रत्येक गांव में ये गाड़ी जा रही है, और जितने भी लाभार्थी हैं वहाँ बड़ी संख्या में आ रहे हैं, और जितनी भी योजनाओं का उनको लाभ मिला है। यही कारण है कि 14 से लेके और 22 तक और आने वाले 24 तक ये परिणाम पॉजिटिव हैं। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हम सभी सांसद, सभी विधायक, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, संगठन के लोग इस गाड़ी के साथ कोई न कोई रहते हैं। और जहाँ तक मुस्लिम की बात कर रहे थे, पहली बार 3 तलाक के बाद में मुस्लिम समाज की महिलाओं का वोट हम लोगों को मिला है, और एटा में भी मुझे मिला है। कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी के साथ हमने कोई भेदभाव किया हो। जो पात्र व्यक्ति थे, गरीब लोग थे, उनको योजनाओं का लाभ देने का काम किया है। और यही कारण है कि 2024 में केवल बीजेपी होगी, विपक्ष ना के बराबर होगा। आप दोनों सांसदों से एक मेरा सवाल है, कहा जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य में कोई भी सांसद, कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर बहुत कम आराम कर पाते, और खासकर 2024 का अगर हम सामने देखें कि इतना बड़ा आम चुनाव आने वाला है, ऐसे में कहा जाता है कि प्रधानमंत्री कई सारी मीटिंग्स लेते हैं, सांसदों को भी बुलाते हैं, तो आप लोगों को समय मिलता है, थोड़ा सा मूड को लाइट करते हैं और साथ ही सांसदों के जीवन के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। भाई, राजनीति तो होती रहती है और चुनाव भी होंगे,
भारतीय जनता पार्टी और तमाम जो हमारे जो विरोधी पार्टियां, विपक्ष में पार्टियां, वो भी चुनाव लड़ेंगी, लेकिन ऐसे में सांसदों को क्या जब से भारतीय जनता पार्टी के इस पूरे शासन काल में सांसदों को समय मिलता है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितने पर्टिकुलर हैं, जितने अनुशासित हैं, उतने ही चाहते हैं कि उनके जो सांसद हैं वो अनुशासित हो, तमाम उन कार्यों को करें जो प्रधानमंत्री सौंपते हैं, जो उनके कार्यालय की तरफ से आप लोगों को सौंपा जाता है? दोनों ही सांसदों से प्रश्न है। सबसे पहले राजवीर जी। देखिए, ऐसा है कि पार्टी, जहाँ तक मैडम आपने कहा कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं इनके लिए इतना टाइम मिलता है कि नहीं, पार्टी के अंदर चाहे कोई मिनिस्टर हो, चाहे कोई एमपी हो, चाहे कोई एमएलए हो, चाहे कोई संगठन का पदाधिकारी हो, चाहे पार्टी का कार्यकर्ता हो, वो प्रधानमंत्री जी की नीति रीति को नीचे तक पहुंचाने के लिए और उनका अपना खुद का इंटरेस्ट है कि पब्लिक में कितना अच्छी डिलीवरी दे सकते हैं, इसके लिए प्रयास करते हैं। और 24 घंटे काम नहीं है, 8 घंटे भी काम करेंगे तब आगे छुट्टी है, पूरे आराम से सोइए, कुछ भी करिएगा, योजनाएं बनाइएगा। और चुनावी मूड में बीजेपी हमेशा रहती है। अब ये चुनाव 24 का आने वाला है, उसके बाद 27 का शुरू हो जाएगा। हम लोग जितना कर चुके हैं, गांव-गांव पहुंच चुके हैं, जितना आशीर्वाद ले चुके हैं, ये तो अभी जगह भी नहीं है। तो क्या इसीलिए विपक्ष आरोप लगाती है कि आप लोग सिर्फ चुनाव लड़ते हैं, विकास नहीं करते? देखिए, 1947 के बाद जब से देश आज़ाद हुआ, मैं समझता हूँ कि 9.5 साल पहले तक जितना हुआ है उससे ज़्यादा हमने 9.5 साल में करके दिखा दिया। एक भी व्यक्ति हमने ऐसा नहीं छोड़ा, इस देश में एक भी व्यक्ति ऐसे नहीं है जिसको हमारी योजना का लाभ न मिला हो, एक व्यक्ति टॉप टू बॉटम तक। और जब सपा आती थी उत्तर प्रदेश के अंदर तो लोहिया गांव चिन्हित होते थे कुछ, बसपा आती थी तो उस समय अंबेडकर गांव नियुक्त होते थे। हमारी सरकार में तो टोटल के टोटल गांव विकास की गति की ओर बहुत तेज़ी से आगे आए हैं। और आप कभी गांव में जाएंगे तो आपको कहीं कच्चा नहीं मिलेगा, एक भी गांव ऐसा नहीं मिलेगा जहां स्कूल नहीं हो, एक भी गांव ऐसा नहीं मिलेगा जहां सड़क नहीं हो, एक भी गांव ऐसा नहीं मिलेगा जहां पे पानी की व्यवस्था नहीं हो। और हमने तो हर जगह हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य लिया है और मैं समझता हूं कि लगभग 75% पूरा हो चुका। तो वो जो विश्व गुरु की परिकल्पना है प्रधानमंत्री जी की कि विश्व गुरु हमें बनना है किसी भी कीमत पे, और उसके लिए आप जुटे रहिए। जैसा प्रीति ने भी कहा कि वर्क कल्चर क्या बदला है 2014 के बाद से, आपको लगता है? क्योंकि पहले भी आप काम करते थे 2014 से पहले और 2014 के बाद भी आप काम कर रहे हैं, लगता है कि वर्क कल्चर बदल गया है देखिए, बीजेपी का? विश्व गुरु तो निश्चित रूप से बनेगा और विश्व गुरु की तरफ देश के काफ़ी कदम आगे तक जा चुके हैं। आपको मालूम होगा कि पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पे थी जी। 70 साल के शासन के बाद कांग्रेस में, और हमने 9.5 साल में इस अर्थव्यवस्था को 5वें नंबर लेकर आ गए। और माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2024 के चुनाव के बाद 1 साल के अंदर टॉप 3 में से एक अर्थव्यवस्था भारत की होगी। ये हमारे लिए गौरव की बात है। बिल्कुल। घनश्याम जी, क्या कहेंगे आप? काम करना पड़ता है ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, विकास की गति तेज करनी है इसलिए ज्यादा काम, या फिर थोड़ा वो जैसा राजवीर जी कह रहे हैं कि नहीं भाई हम 8 घंटा काम करते हैं हम लोग, उसके बाद हमें छुट्टी मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है। चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, और हम तो सब लोग देखते हैं जो हमारे नेता हैं, चाहे माननीय मोदी जी हों, चाहे माननीय योगी जी हों, 24 घंटे में 18 घंटे जनता के लिए काम करते हैं, सरकार के लिए काम करते हैं। तो उन्हें देखकर हमें भी उत्साह पैदा होता है कि हमारे जब नेता जग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हम लोग भी मेहनत करें। और मेरे ख्याल से भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता, इतनी गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे जाड़े का मौसम हो, लगातार क्षेत्र में जाकर जो भी काम दिया जाता है पार्टी की तरफ से उसे करता है और अपना कर्तव्य को निभाता है। 3 राज्यों के चुनाव अभी हुए हैं, जिसमें 5 राज्यों के चुनाव में 3 राज्य जो कि हिंदी बेल्ट में गिने जाते हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। इन राज्यों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर सीटें ली हैं और बम्पर जीत दर्ज की है, तो ऐसे में जैसे ही इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी काबिज हुई, उसके बाद लगातार देखा गया कि
जो मोड ऑफ अप्रेंटिस है राज्य के काम करने का, वो थोड़ा सा अलग हुआ। अब कहा जा रहा है कि देखिए राज्य में काम तो होंगे लेकिन वो संचालित केंद्र से होंगे, अब राज्य ज्यादा कुछ नहीं करेगा। क्या ऐसा है राजवीर जी? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री अपनी कार्य योजना लागू करने के लिए स्वतंत्र हैं और केंद्र का दिशा निर्देश और जो नीतियाँ हैं, जो रीतियाँ हैं, जो योजना है, उसको हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और संगठन के लोग पूरा करने का प्रयास करते हैं। और आप कह रहे हैं कि केंद्र सब कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है घनश्याम जी, सेम सवाल, यही सवाल है। और साथ ही इसमें प्रीति एक और हाँ, चीज में हाँ, घनश्याम, अभिषेक, इसमें एक अभिषेक चीज जी, और हाँ। ऐड करना चाहूंगा। तीन के तीनों स्टेट में चेहरे जो हैं वो बदले गए हैं, तो क्या यहाँ से चेहरा बदलने की तैयारी जो हमने देखी वो ऐसा लगा चुनाव से पहले ही था? जब आकलन किए जाते हैं तो पत्रकारों का काम है अपने लेवल पे आकलन भी करना, तो क्या यहाँ से चेहरा बदलने की शुरुआत हुई है और आगे हम जो चुनाव आएंगे स्टेट में अगर बीजेपी जीतती है वहां भी चेहरे बदलते हुए क्या देखेंगे? देखिए, अभी जो चुनाव हुए हैं तो उसमें भाजपा के पक्ष में अधिकांश मतदान हुआ है और 3 स्टेटों में हमारी सरकार बनी है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो। बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ में हमारे नेताओं ने वहाँ जाकर विधानमंडल दल की बैठक की और उनमें विधान दल की बैठक में से नेता का नाम तय हुआ और उस नेता का नाम जब तय हुआ तो उसे मुख्यमंत्री बनाया गया। अब ये तो सारे विधायक बैठ के तय करते हैं किसे नेता बनाए, किसे मुख्यमंत्री बनाए, तो वही तय हुआ है। अब रही बात पुराने चेहरों की, मैंने बताया नहीं, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, चाहे पुराना हो या नया हो, जो व्यवस्था सौंपी जाती है वो अपना काम करता है। तो राजवीर जी यही चीज आपसे भी, क्या शुरुआत हुई है कि अब हम आगे देखेंगे कि क्योंकि बीजेपी नई पौध तैयार करती है, ये हर कोई मानता होगा कि बीजेपी सिर्फ इस चीज पे अडिग नहीं रहती है कि हाँ जो हमारे पास पुराने चेहरे हैं उन्हीं पे भरोसा करते रहे, नहीं, नई पौध को कैसे तैयार किया जाए, नए पौधे को कैसे सींचा जाए, ये शायद बीजेपी से विपक्ष को भी सीखने की जरूरत है। देखिए, विधानमंडल दल की जो मीटिंग होती है, ऊपर से मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री नहीं थोपा जाता है, बल्कि हमारे पर्यवेक्षक जाते हैं और वहाँ सब लोगों के बीच में बैठ के तय करते हैं कि किसका नाम होना चाहिए। और उसमें किसी न किसी बेस्ट कार्यकर्ता का नाम आता है, वो सीनियर है, जूनियर है, जिसके लिए एक सहमति बन जाती है, वो हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बन जाता है, उप मुख्यमंत्री बन जाता है। पहली बार मंत्रिमंडल की जहाँ तक भजनलाल शर्मा और वो मुख्यमंत्री बन गए, ये तो मंत्रियों की जहाँ तक बात है, वो मुख्यमंत्री का अपना विवेक होता है कि किसको रखना है, किसको नहीं रखना है। बिल्कुल। और सर एक चीज, अब अगर हमने इस चुनाव को भी देखा, अब बहुत जल्द लोकसभा के भी चुनाव होने वाले हैं, विपक्ष बार बार एक दो चीजों पे फोकस रहा है, जातिगत जनगणना को लेकर के बहुत ज्यादा बात हो रही है और विपक्ष तो ऐसे अड़ा है, मान लीजिए कांग्रेस की तो क्लियर ये बात कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है कि अगर हम सत्ता में आए तो जाति जनगणना तो करवा के रहेंगे। बीजेपी इस पर क्या सोच रही है? देखिए, जाति गणना जरूरी है या इस देश के गरीब का विकास जरूरी है? बिल्कुल सही। ये तो हर जगह वो काम करना चाहते हैं जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर, बल्कि पूरे देश के अंदर एक माहौल ख़राब हो। और माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि मेरी जाति तो गरीब है, मेरी जाति किसान है, मेरी जाति युवा है, तो उस ओर फोकस करना चाहिए। जाति गणना से क्या मिलना है इनको? खाली एक इस देश को बखेड़ने का काम करेंगे। अभी इंडिया गठबंधन बनाया, अभी कल की बात है, कल इनका एक मीटिंग हुई है, उसमें से माननीय खड़गे जी का नाम आया, तो उसमें लालू जी और ममता जी और ये कौन कौन उखड़ के भाग के चले गए। तो ये शराब तो वही है, बोतल नहीं बदल ली है। और जो भी कंपनियां क्या बोलते हैं उसको, बना रही है, देवालिया हो जाती हैं, हाँ। तो वो अपना नाम बदलने के लिए दूसरा नाम रख लेते हैं। हाँ। अब इंडिया गठबंधन में कौन कौन है? यही सब लोग हैं। हाँ। और ये तो हमारे सामने 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में तो खास तौर से हाँ। ये सब लोग सपा, बसपा, कांग्रेस सब मिलकर लड़े हैं। हाँ। तब हम बम्पर मेजोरिटी के साथ अब आपने जीत के बात आए हैं। छेड़ दी है तो सर एक सवाल पूछ ही लेती हूँ मैं। उनका ये कहना है, विपक्ष का ये कहना है कि जातियों की गणना हम करेंगे जैसे बिहार में की, तो हमें पता चलेगा कि हम किस जाति के लिए किस तरीके से क्या कानून बनाएं और क्या सुविधाएं लेकर के आए, क्या योजनाएं लेकर के आए। देखिए, हर योजना में हमने तो जाति देखी ही नहीं है।
हमने तो हिंदू नहीं देखा, मुस्लिम नहीं देखा, सिख नहीं देखा, ईसाई नहीं देखा, लोधी नहीं देखा, वैश्य नहीं देखा, ठाकुर नहीं देखा, कोई नहीं देखा। हमने सपा नहीं देखी, बसपा नहीं देखी, कांग्रेस नहीं देखी, बीजेपी नहीं देखी। हमने तो बराबर का विकास करके दिखाया है। और यही कारण है कि मोदी जी की लोकप्रियता, मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता इस देश में इतनी बड़ी है। ठीक है, घनश्याम सिंह जी भी हमारे साथ हैं, आप भी हैं सर। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आपने इंडिया गठबंधन का नाम ले लिया है, तो ऐसे में आरोप 141 जो सांसद हैं उनको निकाला गया है, बाहर जाकर बहिष्कार किया। उन्होंने कहा कि भाई सवाल नहीं पूछ सकते। क्या संसद में जिस तरीके से कोई भी घुस जाए, सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया सर, इस पर अगर कहें घनश्याम जी, उसके बाद राजीव जी। देखिए, कोई परिवार हो चाहे सदन हो, अनुशासन से चलता है। और जो विपक्ष के जो सांसद हैं, रोज़ाना हू हल्ला करना, तख्तियाँ दिखाना, रोज़ाना का उनका एक पेशा बन गया था। और पिछले सदन भी उसके भेंट चढ़ गया शोर शराबा के। और ये सदन जो चल रहा था, ये भी उसके भेंट चढ़ चुका था। लेकिन उन्होंने हद कर दी कि जहाँ हमारे माननीय अध्यक्ष जी बैठते हैं, उस पटल पर जाकर उन्होंने तख्तियाँ फेंकना, ये करना, वो करना, तब उन्हें मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ी। लेकिन विपक्ष नहीं चाहता कि सदन चले। विपक्ष अगर चाहता तो सदन चल विपक्ष सकता आरोप था। आप पे लगा रहा है कि आप लोग नहीं चाहते हैं कि सदन नहीं, में आप लोगों के रहते हुए उनके साथ कोई चर्चा हो। कई ऐसे महत्वपूर्ण बिल है हमारी जिसे पास करा लिए जाने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि आप लोग अपने आप में पास कराना चाहते हैं, इसीलिए चाहते हैं कि संसद में विपक्ष हो ही ना। नहीं, हम तो चाहते हैं विपक्ष सामने रहे, बैठे और रहे। और सरकार हमेशा विपक्ष को सम्मान दिया है। जो भी अभी मेरे ख्याल से सर्वदलीय बैठक हुई विपक्ष चलने से पहले, सब तय हुआ भाई आराम से जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमारे बिल हैं, इन्हें आराम से सब लोग मिलकर पास करें, क्योंकि जनहित के बिल थे वो अभी जो आज मेरे ख्याल से 2-3 बिल पास हुए हैं, और वो सदियों से पुराने कानून बने हुए थे अंग्रेज़ों के ज़माने के। तो माननीय अमित शाह जी ने वो चेंज करके आज वो बिल पेश किया है और पास हुआ है। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने माननीय अमित शाह जी को, अपने माननीय मोदी जी को, कि पुराने सदियों पुराने बिलों को पास कराकर इस देश के लिए एक नई दिशा दी है। राजवीर सिंह जी से मेरा सवाल है, कल्याण सिंह जी कैसे थे, जरा उनके बारे में कुछ बताइए। आपने जिस तरीके से कल्याण सिंह जी को देखा होगा, आपने राजनीतिज्ञ के तौर पर भी उन्हें देखा होगा, एक पिता के रूप में भी देखा होगा। देखिए, मैंने अपने पिताजी को जब से होश संभाला है, एक अच्छा पिता, एक अच्छा जनप्रतिनिधि देखा है। और मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे फादर माननीय कल्याण सिंह जी ने जो भी काम किया वो टॉप का किया, और उसमें कहीं ना कहीं वो प्रथम स्थान पर लेके गए। किसान थे तो अच्छे किसान बने, विधायक रहे तो अच्छे विधायक बने, मुख्यमंत्री रहे तो अच्छे मुख्यमंत्री रहे, गवर्नर रहे तो अच्छे गवर्नर रहे। और गवर्नर के कार्यकाल में पिछले 35 सालों से डिग्रियां नहीं बटी थी डिग्री कॉलेजों में। और कुछ लोग तो ऐसे थे कि जो उस समय जवान रहे होंगे, उनकी शादी हो गई, बच्चे हो गए। और कुछ ऐसे लोग थे जो दुनिया में ही नहीं हैं। ऐसे लोगों की 36,000 डिग्रियां बांटने का काम किया, एक रिकॉर्ड तोड़ा। और उत्तर प्रदेश के बारे में जब मुख्यमंत्री थे, अब नेक्स्ट सवाल जो करेंगे मैं जानता हूं क्या करेंगे आप, जो उन्होंने काम किया इस देश ने, दुनिया में, ये मान लिया कि कल्याण सिंह जी ने बहुत साहसिक कदम उठाया। मुख्यमंत्री रहते, अगर मैं आपके अगला जवाब दे दूं या आप क्वेश्चन करेंगे? नहीं, आप दे दीजिए, अगर समझ गए तो दे दीजिए। हाँ, देखिए, अगर माननीय कल्याण सिंह जी नहीं होते इस देश के, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, और विवादित ढांचा बोल रहा हूँ, विवादित ढांचा न ढहा होता तो राम का मंदिर प्रशस्त होने में पता नहीं कितना लंबा और समय लगता। और जितनी जिम्मेदारियां थी, उन्होंने खुद कहा था कि जो भी सजा देनी है कोर्ट मुझे दे। और माननीय न्यायालय ने 2,000 रुपये का जुर्माना और 24 घंटे की सजा भी बाबूजी की थी। और जितनी जिम्मेदारियां थी बाबूजी ने अपने ऊपर ली। अधिकारियों का कोई कसूर नहीं है। जो आदेश जो अधिकारियों ने किया है वो मेरे आदेश का पालन किया है, और मुझे इस पर फर्क है। ये माननीय कल्याण सिंह जी का वक्तव्य था। इसीलिए कहा जाता है कि कल्याण सिंह होना इतना आसान नहीं है, और कल्याण सिंह क्या थे ये पूरी दुनिया जानती है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। न्यूज इंडिया का ये मंच सजा है, यहां पर आज सिर्फ और सिर्फ चर्चा होगी, सिर्फ और सिर्फ चर्चा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक से लौटते हैं
फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ेंगे।